नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव एडवाइज में। आज हम बात करेंगे लोन लेने से लेकर के सेटलमेंट तक की पूरी प्रक्रिया। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है हमारे पास, सर लोन ले लिए हैं, मल्टीपल लोन में फंस गए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, लोन की ईएमआई ज़्यादा हो गई है और सैलरी कम हो गई है, इनकम कम हो गई है, प्रॉफिट कम हो गया है, तो कैसे इससे निकलें, क्या प्रक्रिया होती है। तो देखिए, लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड लोन में तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। जैसे सिक्योर्ड लोन में गोल्ड लोन हो गया, आपने कोई कीमती वस्तु रखी, वहाँ पे गोल्ड को रखा, उसके अगेंस्ट में लोन लिया, वो तो सिक्योर्ड लोन हो गया। एक होता है एफडी के अगेंस्ट में भी लोन मिलते हैं, वो भी सिक्योर्ड लोन होता है। एक होता है प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, वो भी सिक्योर्ड लोन है। और एक होम लोन है, वो भी सिक्योर्ड लोन है। और उसके साथ कार, ट्रक, बस जो भी लोन है व्हीकल के, वो भी सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा लोन होता है एक अनसिक्योर्ड लोन वह लोन होता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होती, कोई गिरवी नहीं होती, कोई कीमती चीज़ नहीं, आपके सिविल को देख करके, आपके आधार कार्ड को, पैन कार्ड को देख करके आपको लोन दे दिया जाता है, उसमें कोई भी मॉर्गेज नहीं रखा जाता है, उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो आज की वीडियो अनसिक्योर्ड लोन वालों के लिए है। देखिए, आपने लोन लिया, देखिए लोन, ऑनलाइन लोन इतनी आसानी से मिल रहे हैं, बहुत ही मल्टीपल, आपका सिविल देखे, आधार कार्ड देखे, पैन कार्ड देखे, लोन पे लोन, एक लोन लिए हैं, दूसरा लोन चुकाने के लिए दूसरा ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं, चौथा ले रहे हैं, कंपनियां दे भी रही हैं, मल्टीपल लोन दे रही हैं। और एक समय ऐसा आता है कि लोन की ईएमआई ज्यादा हो गई और सैलरी कम हो गई, इनकम कम हो गई। उसके बाद इस चक्रव्यूह से कैसे निकले, लोन के ट्रैप में फंस गए हैं तो वहां से निकलना कैसे है। पहला काम जान लीजिए, यदि आपने लोन लिया है, आपको पता चल जाता है कि अब मैं अगली ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हाँ अब मैं नहीं दे पाऊंगा। यदि आपकी परिस्थिति या कोई विषम परिस्थिति आ जाती, विषम परिस्थिति मतलब जॉब देख करके कंपनी ने लोन दिया था, आपका जॉब चला गया, व्यापार कर रहे थे, व्यापार में घाटा हो गया, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण आप लोन की ईएमआई नहीं पे कर पाए, या फिर कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इस कंडीशन में लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी पारिवारिक समस्याएं हो जाती हैं जिसके कारण लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो जेन्युइन डिफॉल्टर है। तो किसी विषम परिस्थिति के कारण यदि आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है। जेन्युइन डिफॉल्टर मतलब परिस्थितियां, आज आपके सिविल को देख करके लोन लिया गया था और सिविल को देख करके और जॉब को देख करके लोन दिया गया, तो आप जॉब छूट गई, तो कैसे लोन की ईएमआई दे पाएंगे। तो करना क्या है आपको, सबसे पहला काम लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे देना है। लीगल प्रायर नोटिस का मतलब होता है, आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई गाइडलाइन में साफ शब्दों में कहा गया है, यदि आप लोन ले चुके हैं, या लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, या डिफॉल्ट हो रहे हैं, या डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति में यदि आप लोन की ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला काम है कंपनी को अवगत कराना, कंपनी को इन्फॉर्म करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन्फॉर्म कैसे करेंगे, क्या आप फोन करके बता देंगे कि हाँ मैं लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊँ, तो ये कोई तरीका नहीं होता है। कभी भी लीगल प्रायर नोटिस जो देना है, जो कंपनी को इन्फॉर्म करना है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है, जो आपका दायित्व है, आपका ये कर्तव्य है, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे, तो कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के लेटर हेड पे एक लीगल मजबूत ड्राफ्ट बना करके कंपनी को दीजिए। आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से दिला सकते हैं, या फिर हमारे माध्यम से भी आप लीगल प्रायर नोटिस भिजवा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम होता है लीगल प्रायर नोटिस। उसके बाद कंपनी आपको लगातार फोन पे फोन, बहुत सारे लोगों के फोन आते होंगे, एक दिन में 50-50, 100 फोन आते हैं, सभी लोगों के पास आते होंगे। अगर आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर हैं तो इतने फोन आते होंगे, एक फोन बात हो रही है, दूसरा वेटिंग पे जा रहा है, वो भी रिकवरी एजेंट का ही होता है। तो इतने मल्टीपल कॉल आते हैं। तो ये करते क्यों इतना मल्टीपल कॉल, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव, माने इतनी कॉल कर दे, आप टॉर्चर करना चाहे, टॉर्चर मत हुई, टॉर्चर नहीं होना है, फोन ही मत उठाओ, कोई जरूरत नहीं। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप फोन नहीं उठाएंगे तो आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। लोन की ईएमआई न दे पाने में किसी थाने में, चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती कि आप लोन की ईएमआई नहीं दे रहे हैं इसके लिए थाने में एफआईआर हो जाए, नहीं हो सकता। आप लोन लिए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है आप अपराधी हो गए, आप किसी अपराध की श्रेणी में आ गए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने लोन लिया है, फोन नहीं उठा रहे हैं, तो किसी थाने चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं होगी कि आप कंपनी का फोन नहीं उठा रहे हैं इसलिए आपके नाम पे एफआईआर होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
लोन लेना और लोन न चुका पाना, ये देखिए, ये आपने बैंक के साथ एक करार, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट का टूटना माने आपने लोन लिया, लोन की माई नहीं दे पाए, ये एग्रीमेंट, करार टूट रहा है, तो उस कंडीशन में ये सिविल है, सिविल नेचर केस है। आपको ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं हो जाएगा कि आपने कोई क्राइम कर दिया, कोई अपराध कर दिया, सिविल है। एग्रीमेंट का टूटना होता है, करार, बैंक और आपके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, उसको क्रैश कर रहा है, उसको टूट रहा है, एग्रीमेंट का टूटना, ये सिविल नेचर है, क्रिमिनल केस नहीं है। और उसके बाद फोन आना शुरू हो जाएगा, फोन उठाए या ना उठाए कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत ज्यादा मल्टीपल फोन आ रहे हैं तो एक ऑप्शन होता है नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लीजिए, जो नंबर आपके फोन बुक में नहीं है उस पर कॉल नहीं आएगी, उससे कॉल नहीं आएगी, आपकी 100% प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है फोन वाली। उसके बाद कंपनियां क्या करती हैं, नोटिस का बौछार कर देती है। नोटिस का बौछार मतलब रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, सेक्शन 62 का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, सेक्शन 21 का नोटिस, सेक्शन 17 का नोटिस, सोल्व आर्बिट्रेटर, अपॉइंटमेंट करने, बहुत सारी नोटिसें आपके पास देंगे, अंतरिम ऑर्डर, अवार्ड। तो कोई भी नोटिस आए, वो नोटिस आता है तो नोटिस का बैंक के पैनल के एडवोकेट के माध्यम से आता है, वो प्रावधान है, संविधान में नियम है नोटिस भेजने का। तो कंपनियां अपना फाइल मेंटेन कर रही हैं, फाइल मोटी कर रही है, रिकॉल नोटिस दे रही है, डिमांड दे रही है, आर्बिट्रेशन दे रही है, इतनी नोटिसें दे रही हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जानबूझ के ऐसा नहीं करना है। कोई भी नोटिस आए, नोटिस का आपको रिप्लाई करना जरूर है। लोन लेना न दे पाना अलग मैटर है, लोन लिए नहीं दे पा रहे हैं अलग मैटर है, नहीं दे रहे हैं कोई अपराध नहीं किए, लेकिन आप लोन लिए हैं और कंपनी से नोटिस का जवाब भी नहीं दे रहा है, यानी आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, आपने लोन लिया और डिफॉल्ट करने की आपकी नियत है। तो इस कंडीशन में आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना है और जितनी भी नोटिसें आए नोटिस का रिप्लाई जरूर करना है। और ये बहुत सारे रिकवरी एजेंट फोन करके आपको फर्जी पुलिस और फर्जी एडवोकेट बनते हैं। तो ये चीज जान लीजिए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस का काम नहीं है लोन की रिकवरी करना, पुलिस का काम है ही नहीं। किसी लोन की रिकवरी के लिए पुलिस नहीं आके कहेगी कि मैं आपके लोन की रिकवरी करने आया हूं। और कोई एडवोकेट का काम है नोटिस भेजना, कानूनी प्रक्रिया करना। एडवोकेट का काम नहीं है फोन पे धमकी देना कि हाँ ये आपके नाम पे केस हो जाएगा 420 में, 406 में, ऐसे ऐसे करके। कोई एडवोकेट फर्जी, ये सब फर्जी है, तो इनसे बचिए। कोई एडवोकेट या कोई पुलिस आपको फोन करके धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, FIR दर्ज नहीं करा सकता, ये सब गलत बातें हैं। वो फर्जी रिकवरी एजेंट की चाल है, ये आपको डराने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन आप हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना हद तक डरा देते हैं कि कहीं कहीं लोगों के मन में गलत विचार आने लगते हैं। गलत विचार मतलब उनको लगता है कि मैं तो इतने लोन के दलदल में फंस चुका हूं, इससे अच्छा अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लूं, इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। लेकिन आपको करना कुछ नहीं। अगर मन में ऐसा विचार आ रहा है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार बात कर लीजिए। आपके अंदर का मन के अंदर का डर को ना समाप्त कर देना तो बताइए क्यों? क्योंकि आपको अपने राइट्स, अपने अधिकार पता होने चाहिए। आपने कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे रखा है, नहीं लोन लेना न दे पाना अपराध नहीं, आप अपराधी नहीं है। और ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट, 2 कौड़ी के भिखारी जिनके पास आई कार्ड नहीं है, फर्जी रिकवरी एजेंट जिनके पास आई कार्ड नहीं है, DRA का लाइसेंस नहीं है, होम विजिट लेटर नहीं है, उन 2 कौड़ियों के भिखारियों को अगर घर पे आते हैं ना, पहले आई हो कौन, आप चोर हो, डकैत हो कौन, पहले बताओ हो कौन, ID कार्ड है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना। हाँ तो ठीक है, ना तो निकल चल बाहर। कोई जरूरत नहीं फर्जी वाले रिकवरी एजेंट से बात करने के लिए, पहले उनसे आई कार्ड पर चाहिए आपको। आप मेरे घर पे आओ, मुझे आई कार्ड चाहिए, आप कौन हो, किस कंपनी से आए हो, मैंने जहां से लोन लिया उस कंपनी से हो भी कि नहीं हो, थर्ड पार्टी हो तो कौन, किसने आपको एथॉराइज किया है, एथॉराइज जैसा लेटर चाहिए। आई कार्ड है तो बात करिए, नहीं तो निकालिए। उसके बाद आई कार्ड है, उसके बाद पूछिए क्या आपको कंपनी ने हमारे घर पे विजिट करने के लिए है, तो होम विजिट लेटर है। होम विजिट लेटर मतलब ऑफिस में, कंपनी में तो हजारों लोग हैं यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या हजारों लोग आएंगे हमारे यहाँ रिकवरी करने के लिए? जिसको एथॉराइज किया गया है, जो हमारे यहाँ आएगा, होम विजिट लेटर होना चाहिए। अगर होम विजिट लेटर है तो बात करिए, नहीं तो निकालिए, कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने के लिए। और DRA का लाइसेंस, अगर कोई कहता है थर्ड पार्टी में एजेंसी से, अगर थर्ड पार्टी हो, मेरे बैंक ने, मैंने जैसे स्टेट बैंक से, SBI से लोन लिया, तो SBI के बैंक ने आपके एजेंसी को ऑथराइज किया है, उसके लिए ऑथराइजेशन लेटर चाहिए कि मेरे बैंक ने तुम्हारी एजेंसी को ऑथराइज किया है, तो ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। बिना ऑथराइजेशन लेटर के मैं कैसे मान लूं कि आपके कंपनी को हमारी बैंक ने आपको काम दिया है? तो कोई भी जो प्रक्रिया है
और उसके बाद DRA का लाइसेंस, डेब्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना जरूरी है। जैसे जैसे गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वैसे रिकवरी करने के लिए DRA डेब्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो लाइसेंस है, उसका कोर्स किया है, उसकी पढ़ाई की है, तब तो उसे लाइसेंस मिलेगा। ऐसे नहीं कि 2 कौड़ी भिखारियों के संग घूम घूम करके रिकवरी एजेंट बन के खुद फर्जी वाले हाई स्कूल इंटर पास होते और आपको डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, मान सम्मान खराब करते हैं। उसका करते हैं, जो डरता है उसे डराते हैं, और जो नहीं डरेगा उसकी हिम्मत नहीं है आपको डरा सके। संविधान ने आपको नियम दिया है, संविधान ने आपका अधिकार दिया है। आपके मान सम्मान को कोई खराब कर सकता है? कोई ऊंची आवाज में बात कर सकता है, आपके घर पे डरा धमका सकता है, गाली गलौज कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उनको उनकी भाषा में जवाब दीजिए और 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाइए। फर्जी वाले रिकवरी एजेंट बहुत सारे, ज्यादातर मैंने देखा ये रिकवरी एजेंट ही फर्जी हैं, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं, और जो जेन्युइन है वो तरीके से बात करेंगे। उनके पास प्रॉपर विजिट कार्ड होगा, होम विजिट लेटर होगा, ID कार्ड होगा, DRA का लाइसेंस होगा, और वो बदतमीजी की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो DRA का लाइसेंस है उनके पास, उनको तमीज है, उनको तरीका मालूम है कैसे रिकवरी की जाती है। और उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए ये सब हो गया, लोन आपने एजेंट से समझ लिया, बैंक फोन बंद कर दिया, उसके बाद आप नोटिसों का जवाब देते हैं, उसके बाद सेटलमेंट का ऑफर भी आता है। तो सेटलमेंट का ऑफर आता है, सेटलमेंट कर लीजिए। नहीं तो कंपनी आपको मैक्सिमम क्या कर सकती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आती है। एक EMI का एक केस होता है, सेम डे बेल हो जाती है। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल कराना होगा मैं आपको बेल करा दूंगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मन में कभी भी कोई डर या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हमारा नंबर है, एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपके अंदर के मन का जो डर है, जो गलत विचार आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, उसको समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।